जोहार। वर्ग दशम राजनीति विज्ञान या नागरिक शास्त्र के तीसरे पाठ लोकतंत्र और विविधता के दूसरे भाग के लिए आज हम लोग इस वीडियो में जितनी बातें पिछले वीडियो में हम लोग कर चुके थे उसके बाद की बातें आज के इस वीडियो में करेंगे और आज के इस वीडियो में इस पाठ को हम लोग कंक्लूड भी करेंगे। अगर आपने इस वीडियो का पिछला पार्ट देखा होगा तो उसमें हम लोगों ने स्पष्ट किया था कि इस पाठ को पढ़कर हम किन किन बातों को समझ पाएंगे। उसके अलावा हम लोगों ने मुख्य बिंदु तय किया था और पिछले वीडियो में जिन बिंदुओं पे हम लोग बात कर चुके हैं उसमें मेक्सिको ओलंपिक की कहानी, उसके अलावा हम लोगों ने समानता, असमानता, विभिन्नता और विभाजन उस पर बात की और विभिन्नताओं में सामंजस्य और टकराव इस बिंदु पर भी बात किया। आज के इस वीडियो में जो शेष दो बिंदु रह गए थे उसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। सामाजिक विभाजनों की राजनीति और सामाजिक विभाजनों की राजनीति के परिणाम तय करने वाले कारक। बच्चों, आपको ध्यान होगा पिछले वीडियो में आपसे बात हुई थी कि समानता, असमानता, विभिन्नता ये बहुत स्वाभाविक और बिल्कुल एक तरह से कहें तो नेचुरल सी चीज़ें हैं, लेकिन ये जो विभिन्नताएं होती हैं, ये जो डिफरेंसेस होते हैं, सोशल डिफरेंसेस या सामाजिक विभिन्नताएं होती हैं, ये जब ओवरलैप करती हैं, ये जब एक दूसरे के साथ गुथ जाती हैं तो उस स्थिति में वो सामाजिक विभिन्नताएं सामाजिक विभाजन का रूप ले लेती हैं और तब वो एक खतरनाक स्थिति होती है। अगर सामाजिक विभिन्नताएं बिखरी हुई हों, पिछले वीडियो में आपको बताया था कि अगर डिफरेंसेस एक दूसरे को क्रॉस कट कर दे तो फिर बड़ी आसानी से उन विभिन्नताओं का सामंजस्य हो सकता है, लेकिन अगर विभिन्नताएं एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाएं तो फिर कहीं ना कहीं वो सोशल कॉन्फ्लिक्ट या टकराव को जन्म देती हैं और वहीं से सामाजिक विभाजन की बात आती है। सामाजिक विभिन्नताएं सामाजिक विभाजन का रूप तभी लेती हैं जब कई सारी विभिन्नताएं एक दूसरे के साथ गुथ जाएं, मिल जाएं, ओवरलैप कर जाएं। तो सामाजिक विभिन्नताएं किस तरह से सामाजिक विभाजन का रूप लेती हैं ये आपको स्पष्ट है। आज हम लोग बात करेंगे सामाजिक विभाजनों की राजनीति के बारे में। स्वाभाविक रूप से यह प्रश्न उठेगा कि लोकतंत्र में जब अलग अलग समूह है, जब अलग अलग समूहों में सामाजिक विभिन्नताएं हैं और कई बार तो ऐसा है कि सामाजिक विभिन्नताओं के ओवरलैपिंग की वजह से सामाजिक विभाजन की स्थिति आ गई है, तो वो जो सामाजिक विभाजन है वो राजनीति में बिल्कुल रिफ्लेक्ट होगा। उस स्थिति में सामाजिक विभाजनों की जो राजनीति होती है उसके क्या परिणाम हो सकते हैं और इस पर बात करते करते हम इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि क्या सामाजिक विभाजनों की राजनीति होनी चाहिए। इस प्रश्न को समझने के लिए हम एक उदाहरण लेंगे। सामाजिक विभाजनों की राजनीति होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, एक उदाहरण लेंगे हम उत्तरी आयरलैंड का। पिछले पार्ट में भी आपसे इसका उदाहरण देकर के आपको विभिन्नताओं के टकराव की बात समझाई गई थी। पिछले पार्ट में आपको कहा गया था कि उत्तरी आयरलैंड की जो जनसंख्या है वो ईसाई धर्म के दो समुदायों में बटी हुई है, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। ये जो कैथोलिक लोग हैं उत्तरी आयरलैंड के, ये वहाँ की जनसंख्या का लगभग 44% हैं, जबकि प्रोटेस्टेंट लोग जो हैं उत्तरी आयरलैंड के, ये वहाँ की जनसंख्या के करीब 53% हैं। ये प्रतिशत में थोड़ी बहुत परिवर्तन संभव है क्योंकि ये डेटा कुछ पहले का है, फिर भी हमको मेन यहाँ पे जो मूल कॉन्सेप्ट है उस पर जाना है। उत्तरी आयरलैंड
एक ऐसा देश जिसकी आबादी मुख्य रूप से दो धार्मिक समूहों में बटी हुई है, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। कैथोलिक 44% पॉपुलेशन का 44% और प्रोटेस्टेंट वहाँ के पॉपुलेशन का 53%। पिछले पार्ट में आपको बताया गया था कि उत्तरी आयरलैंड में जो कैथोलिक लोग थे वो गरीब और प्रोटेस्टेंट लोग अमीर थे। तो कैथोलिक होना, प्रोटेस्टेंट होना ये एक सामाजिक विभिन्नता, और गरीब होना और अमीर होना ये एक और सामाजिक विभिन्नता। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि दो सामाजिक विभिन्नताएं एक दूसरे के साथ गूंथ गई, ओवरलैप कर गई। तो उत्तरी आयरलैंड में कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट अब ये सामाजिक विभिन्नता नहीं है, ये सामाजिक विभाजन का रूप ले चुका था। वहीं हमने देखा था, नीदरलैंड का एग्जाम्पल दिया था कि नीदरलैंड में कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट वो बस सोशल डिफरेंस है, वो सामाजिक विभिन्नता है, वो वहाँ पे सोशल डिवीजन नहीं है, वो सामाजिक विभाजन नहीं है। लेकिन चूंकि उत्तरी आयरलैंड में सामाजिक विभिन्नताओं की ओवरलैपिंग हुई, जो कैथोलिक है वो गरीब है, जो प्रोटेस्टेंट है वो अमीर है, यहाँ आप देख रहे हैं विभिन्नताएं एक दूसरे के साथ गुथ रही हैं। तो यहाँ पे कैथोलिक होना और प्रोटेस्टेंट होना ये एक सामाजिक विभाजन का रूप ले लिया। अब जो कैथोलिक समूह के लोग थे उनका प्रतिनिधित्व नेशनलिस्ट पार्टीज करती थी, और जो प्रोटेस्टेंट समूह के लोग थे उनका प्रतिनिधित्व यूनियनिस्ट पार्टी करती थी। आपको मालूम है एक देश में कई तरह की पार्टी, तो दो तरह की मुख्य रूप से पार्टी, नेशनलिस्ट पार्टी और यूनियनिस्ट पार्टी। तो उत्तरी आयरलैंड की नेशनलिस्ट पार्टी ये कैथोलिक समूह का प्रतिनिधित्व करती थी, और उत्तरी आयरलैंड की यूनियनिस्ट पार्टी ये प्रोटेस्टेंट समूह का प्रतिनिधित्व करती थी। इनकी मुख्य मांग क्या थी? तो नेशनलिस्ट पार्टी जो कैथोलिक समूह का प्रतिनिधित्व करती थी, इसकी मांग थी कि उत्तरी आयरलैंड को आयरलैंड गणराज्य, रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड के साथ मिल जाना चाहिए, क्योंकि वहां पर ज्यादातर कैथोलिक लोग थे। जबकि यूनियनिस्ट पार्टी की क्या मांग थी कि उत्तरी आयरलैंड को इंग्लैंड के साथ मिल जाना चाहिए, क्योंकि इंग्लैंड की जनसंख्या में ज्यादातर लोग प्रोटेस्टेंट हैं। और इस तरह की सामाजिक विभाजन की राजनीति शुरू हुई यहाँ पे, कि इस राजनीति ने हिंसक रूप ले लिया, और तकरीबन 100 सालों तक हिंसा का एक दौर चला वहाँ पे। और फिर कहीं जाकर के 1998 में एक शांति समझौता हुआ, और तब से वहाँ पर स्थिति थोड़ी सी अच्छी हुई है। नहीं तो इतनी ज़्यादा हिंसा उत्तरी आयरलैंड में आए दिन होती थी। आप अगर कभी इतिहास के पन्नों को पलटेंगे तो मतलब खून खराबा वो आम बात थी वहाँ पे। तो सामाजिक विभाजन की जो राजनीति हुई उत्तरी आयरलैंड में, कैसा परिणाम मिला उसका आप समझ सकते हैं। ऋणात्मक परिणाम मिला। सामाजिक विभाजन की राजनीति ने हिंसा, कहीं ना कहीं खून खराबा, दोनों तरफ के हजारों हजार लोग मारे गए, समाज में अशांति उत्पन्न हुई। तो क्या कहें कि सामाजिक विभाजनों की राजनीति होनी चाहिए? तो जब हम सामाजिक विभाजनों की राजनीति का एक उदाहरण देखते हैं, उत्तरी आयरलैंड का उदाहरण देखते हैं, तो डर उत्पन्न होता है कि नहीं, सामाजिक विभाजनों की राजनीति से तो हिंसा होता है, समाज के टूटने का खतरा होता है, ये उसका ऋणात्मक परिणाम है। एक और उदाहरण हम देखें, एक देश यूगोस्लाविया, वहां पर अलग अलग राजनीतिक दलों ने कुछ इस तरह की मांग की सामाजिक विभाजनों की राजनीति के नाम पे कि उस देश के 6 टुकड़े हो गए। वह देश 6 टुकड़ों में बट गया, देश के टुकड़े हो गए। क्या लगता है, सामाजिक विभाजनों की राजनीति होनी चाहिए? एक तरफ देश के टुकड़े टुकड़े होने का उदाहरण है, एक तरफ समाज में खून खराबा, हिंसा होने का उदाहरण है। क्या सामाजिक विभाजनों की राजनीति होनी चाहिए? ये ऋणात्मक परिणाम है। लेकिन हर सिक्के का एक दूसरा पहलू होता है। हम अगर दूसरे ढंग से देखें, अगर हम भारत की बात करें, आपको भी मालूम है कि भारत में हमारा जो दलित समुदाय है, बहुत सारे ऐसे राजनीतिक दल हैं जिन्होंने दलित समुदाय की राजनीति की है, उनके मुद्दों को उठाया है। आपको मालूम है कि हमारे यहाँ भी ये जो दलित समुदाय है, दलित होना, दलित या नॉन दलित अगर कहें, दलित, एक दलित जातियाँ और एक गैर दलित जातियाँ, ये सिर्फ विभिन्नता नहीं है, ये हमारे यहाँ विभाजन। दलित जातियाँ ज़्यादातर गरीब हैं,
ज़्यादातर वो मतलब एक उनका जो जीवन स्तर है वो निम्न है, जबकि गैर दलित जातियां हैं वो उनकी स्थिति तुलनात्मक रूप से अच्छी है। तो हमारे यहाँ भी दलित जाति, गैर दलित जाति ये सामाजिक विभिन्नता भर नहीं है, ये सामाजिक विभाजन है। और कई सारे राजनीतिक दलों ने दलित समुदाय के लोगों के लिए राजनीति की, लेकिन क्या उसका ऋणात्मक परिणाम मिला? आज हम देखेंगे कि आज हमारे देश में कहीं ना कहीं दलित समुदाय के लोगों की स्थिति काफ़ी अच्छी हुई है हर तरह से, चाहे उनके हम शिक्षा की बात करें, उनके रोज़गार की बात करें, उनके सामाजिक स्थिति की बात करें, उनके राजनीति में भागीदारी की बात करें, तो हर जगह हम देखेंगे कि दलित समुदाय की स्थिति काफ़ी सुधरी है। अगर आज से हम 50 साल, 40 साल, 30 साल पीछे देखें और आज देखें तो काफ़ी कुछ हमको उसमें धनात्मक परिवर्तन देखने को मिलेगा। तो क्या सामाजिक विभाजन की राजनीति नहीं होनी चाहिए? उसका तो एक धनात्मक परिणाम मिलता है। आपको मालूम है बहुत सारे ऐसे समूह हैं जो आपको मालूम महिला होना, पुरुष होना, ये तो एक प्राकृतिक रूप से एक विभिन्नता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये विभिन्नता भी विभाजन का रूप ले लिया है। पुरुषों को बहुत तरह की स्वतंत्रता मिली है, महिलाओं के पास वैसी स्वतंत्रता नहीं है। पुरुष कहीं ना कहीं मतलब कहीं भी आने जाने की आज़ादी या आर्थिक रूप से कहीं ना कहीं वो आत्मनिर्भर होते हैं, महिलाएं आर्थिक रूप से भी निर्भर नहीं होती हैं। तो कहीं ना कहीं कई सारी विभिन्नताएं वहाँ भी ओवरलैप हुई हैं और वो भी एक सामाजिक विभाजन का रूप ले लिया है। तो कई सारे समूहों ने इस महिलाओं के अधिकारों के लिए भी राजनीति की है, मतलब इस सामाजिक विभाजन की भी राजनीति हुई है। और आपके सामने इसका भी परिणाम है कि आज जो महिलाओं की स्थिति है हमारे देश में काफ़ी अच्छी स्थिति है। हर क्षेत्र में महिलाएं आगे आ रही हैं, वो शिक्षा हो, रोजगार हो या फिर राजनीति हो, हर क्षेत्र में महिलाओं की स्थिति जो है पहले से काफ़ी अच्छी है। क्या सामाजिक विभाजन की राजनीति नहीं होनी चाहिए? अगर हमसे कोई ये सवाल पूछे कि सामाजिक विभाजनों की राजनीति नहीं होनी चाहिए या होनी चाहिए, तो हमारे सामने तो दोनों तरह के उदाहरण हैं, धनात्मक उदाहरण भी हैं और ऋणात्मक उदाहरण भी हैं। तो इससे हम क्या निष्कर्ष निकालें कि सामाजिक विभाजनों की राजनीति होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? तो बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर ये हो सकता है कि लोकतंत्र में हम ये तय नहीं कर सकते कि सामाजिक विभाजनों की राजनीति होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपको मालूम है कि अगर कहीं लोकतंत्र है, अगर कहीं डेमोक्रेसी है, तो वहां राजनीतिक दल होंगे और ये जो राजनीतिक दल हैं ये किसी न किसी सामाजिक विभाजन की राजनीति करते ही करते हैं, वो करना है स्वाभाविक रूप से। तो ये तय है कि लोकतंत्र में सामाजिक विभाजन परिलक्षित होंगे, राजनीतिक दल सामाजिक विभाजनों की राजनीति करेंगे ही करेंगे, चाहे उसका परिणाम कैसा भी हो, हम उसको नहीं रोक सकते। अगर हमारे यहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था है तो सामाजिक विभाजनों की राजनीति होकर के रहेगी, उसको कोई नहीं रोक सकता। लेकिन एक तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि सामाजिक विभाजनों की राजनीति के ऋणात्मक परिणाम भी हैं, धनात्मक परिणाम भी हैं। तो आखिर सामाजिक विभाजनों की राजनीति के परिणाम कैसे होंगे, ऋणात्मक होंगे या धनात्मक होंगे? आखिर ये कैसे तय होगा? कौन से वो कारक हैं, कौन से वो फैक्टर्स हैं जो तय करेंगे कि सामाजिक विभाजनों की राजनीति का परिणाम अच्छा होगा, बुरा होगा, उसका परिणाम ऋणात्मक होगा, धनात्मक होगा? ये कैसे, कौन से वो फैक्टर्स हैं, कौन से वो कारक हैं जो सामाजिक विभाजनों की राजनीति के परिणाम को तय करेंगे? जैसे आपसे हम कहें कि आपके परीक्षा का परिणाम कैसा होगा, इसको तय करने वाले कारक कौन कौन से हैं, कौन कौन से होंगे? आप कितना पढ़ाई करते हैं, आप कितने मनोयोग से अपना काम करते हैं, आप कितना सोशल मीडिया या इन सब चीज़ों से दूरी बनाते हैं, समझ रहे हैं ना आप इस बात को? तो वही सब चीज़ें आपके आपके परीक्षा के परिणाम के कारक बनेंगे। यहाँ सवाल ये है कि सामाजिक विभाजनों की राजनीति का परिणाम कैसा होगा, उसको तय करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो 3 कारक हैं सामाजिक विभाजनों की राजनीति के परिणाम को तय करने वाले, मुख्य रूप से 3 कारक हैं। पहला है अपनी पहचान के प्रति आग्रह। बच्चों, ये बात हमको समझना चाहिए कि हम सब का, हम हो, आप हो, कोई भी हो, हम सब की मल्टीपल आइडेंटिटी होती है। हमारी कोई सिंगल आइडेंटिटी नहीं है, कोई एक पहचान नहीं है, हमारी मल्टीपल आइडेंटिटी है। आप अपने बारे में खुद सोचिए ना, अभी हम और आप जो बात कर रहे हैं तो आप कौन है, आपकी पहचान क्या है? तो आप एक छात्र हैं। लेकिन अगर घर की बात करें तो आप पुत्र हैं, पुत्री हैं, भाई हैं, बहन हैं। अगर हम और बात करें तो आप दोस्त हैं, आप एक टीम के प्लेयर हैं,
कई तरह की आपकी पहचान है। आप सोचिए, आप सिर्फ एक छात्र नहीं हैं, आप सिर्फ एक पुत्र या पुत्री नहीं है, आप सिर्फ एक बहन या भाई नहीं है, कई तरह की पहचान है। यू हैव मल्टीपल आइडेंटिटी। उसी तरह से हम सब की कई तरह की पहचान होती है, कोई एक पहचान नहीं होती। अगर हम अपने किसी एक पहचान या किसी विशिष्ट पहचान के प्रति अड़ियल रवैया अपना लें तो फिर उस स्थिति में परिणाम सुखद नहीं होगा। हमको ये बात दिमाग में रखना होगा कि हमारा एक पहचान नहीं है। और सबसे अच्छी बात तो ये होगी कि हम अपनी पहचान को राष्ट्र की पहचान के साथ मिला करके देखें। ध्यान दीजिएगा, आपसे हमसे कोई पूछेगा कि आप कौन हैं, तो हमको लगता है कि पहला शब्द निकलेगा कि हम भारतीय हैं, फिर हम कहेंगे कि हम झारखंड के हैं, या हम इस धर्म के हैं, या हम इस जाति के हैं। पहले कौन है तो भारतीय हैं। यही इसी बात की आवश्यकता है कि हम अपनी पहचान को किसके साथ मिला के देखें, देश के साथ मिला के देखें। और अगर ऐसा करेंगे तो फिर उस स्थिति में सामाजिक विभाजनों की राजनीति का परिणाम सुखद होगा, धनात्मक होगा, ऋणात्मक नहीं होगा। लेकिन अगर हम ये सोचेंगे कि ना हम इस धर्म के हैं, हम इस जाति के हैं, हम इस भाषा को बोलने वाले हैं और यही हमारी विशिष्ट पहचान है, तो उस स्थिति में सामाजिक विभाजनों की राजनीति का परिणाम ऋणात्मक होगा। बेल्जियम में क्या हुआ? चाहे वो फ्रेंच भाषी थे, चाहे वो डच भाषी थे, कहीं ना कहीं उनके मन में था कि हम फ्रेंच बोलने वाले हैं या डच बोलने वाले हैं, हम पहले बेल्जियम के हैं। उन्होंने अपनी पहचान को देश की पहचान के साथ एकाकार किया, इसलिए आपने देखा कि बेल्जियम में सामाजिक विभाजनों की राजनीति का सुखद परिणाम हुआ। लेकिन वहीं हम दूसरे देश की बात करें, अगर हम बात करें उत्तरी आयरलैंड की बात करें, श्रीलंका की बात करें, युगोस्लाविया की बात करें, या कई इस तरह के उदाहरण हैं जहां लोगों ने अपनी पहचान को राष्ट्र के पहचान के साथ एकाकार नहीं किया, अपने आप को विशिष्ट पहचान के रूप में लोगों ने प्रकट किया। और अगर ऐसा है कि हम अपनी एक पहचान को विशिष्ट रूप से देखेंगे और राष्ट्र के साथ अपनी पहचान को एकाकार नहीं करेंगे, तो उस स्थिति में सामाजिक विभाजनों की राजनीति का परिणाम सुखद नहीं होगा। तो पहला कारक कि लोग अपनी पहचान को किस रूप में लेते हैं। अगर लोग अपनी पहचान को एक्सक्लूसिव विशिष्ट तरीके से लेते हैं और राष्ट्र के साथ अपनी पहचान को एकाकार नहीं करते, तब सामाजिक विभाजन की राजनीति का परिणाम ऋणात्मक होगा। और लोग अगर ये बात समझते हैं कि हमारी मल्टीपल आइडेंटिटी है और अपने पहचान को देश की पहचान के साथ अटैच कर देते हैं, तो उस स्थिति में सामाजिक विभाजन की राजनीति हो और उसका परिणाम बड़ा सुंदर होगा। दूसरा कारक है किसी समुदाय की मांग को राजनीतिक दल किस प्रकार उठा रहे हैं। देखिए, राजनीतिक दल सामाजिक विभाजनों की राजनीति करेंगे, ये तय है, लोकतंत्र में उसको कोई नहीं रोक सकता, करना भी चाहिए। लेकिन सवाल ये उठता है कि वो राजनीतिक दल समुदाय की मांग को किस प्रकार से उठा रहे हैं। अगर राजनीतिक दल किसी समुदाय की मांग को, किसी सामाजिक विभाजन के कारण जो मांग उत्पन्न हुई है, उसको इस तरह से उठा रहे हैं कि वह मांग संविधान के दायरे में है, उस मांग से संविधान की मर्यादा खत्म नहीं हो रही है, तो वो हो तो ये लोकतंत्र के लिए अच्छा है। लेकिन इस तरह की मांगे हों जो संविधान के दायरे से बाहर हो, जैसे आपको एक उदाहरण दे कि हमारे देश में भी कुछ इस तरह के दल हुए जो कभी मांग करते थे कि एक खास धर्म के लोगों को लेकर के एक अलग देश खालिस्तान बना देना चाहिए। क्या हमारा संविधान देश के अंदर एक अलग देश बनाने की अनुमति देता है? नहीं। तो इस तरह की मांग होगी तो उसका परिणाम कैसा होगा? ऋणात्मक होगा। और वही देखिए, कुछ समूहों ने हमारे देश में मांग की कि बिहार से अलग एक राज्य झारखंड होना चाहिए, और ये एक ऐसी मांग थी जो संविधान के दायरे में है। हमारा संविधान इस बात की इजाजत देता है कि जरूरत पड़ने पर बड़े राज्यों को तोड़कर छोटे राज्य बनाए जा सकते हैं, और बना हम बिहार से अलग होकर के एक अलग राज्य झारखंड बने। तो यहाँ पर जो सामाजिक विभाजन की राजनीति हुई उसका परिणाम धनात्मक हुआ। तो परिणाम पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि राजनीतिक दल किस तरह से मांग को उठा रहे हैं। अगर उनकी मांगें संविधान के दायरे में हैं तो सामाजिक विभाजन की राजनीति का रिजल्ट धनात्मक होगा। अगर उनकी मांग संविधान के दायरे में नहीं है तो फिर उस राजनीति का परिणाम विध्वंसक होगा, नेगेटिव होगा। और तीसरा, सरकार द्वारा मांगों पर क्या प्रतिक्रिया व्यक्त की जाती है। राजनीतिक दल सामाजिक विभाजनों की राजनीति करेंगे, वो मांग उठाएंगे, लेकिन सरकार का उन मांगों के प्रति क्या रवैया है।
अगर सरकार राजनीतिक दलों द्वारा विभिन्न समूहों के मांग उठाए गए मांगों का दमन करे, दबाए, बलपूर्वक उसके ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश करे, तो फिर उस स्थिति में आप समझते हैं कि बलपूर्वक हम आग को दबाएंगे, आग और भड़केगी। और सरकार अगर सामाजिक विभाजनों की राजनीति अगर राजनीतिक दल कर रहे हैं, मांग उठा रहे हैं, उन मांगों को बलपूर्वक दबाएगी, उसको सेना के सहायता से या इस तरह से उसको दबाने की कोशिश करेगी, रिजल्ट अच्छा नहीं होगा। क्या होना चाहिए कि सरकार को उन मांगों को कहीं ना कहीं सुनना चाहिए, समझना चाहिए, बात करनी चाहिए, सत्ता की साझेदारी करनी चाहिए, विभिन्न समूहों, अल्पसंख्यक लोगों को सत्ता में शामिल करना चाहिए, और जितना ज़्यादा सरकार समूहों के मांगों को सुनेगी, उनको जगह देगी, उतना ही ज़्यादा सुखद परिणाम होगा। तो बच्चों, सामाजिक विभाजनों की राजनीति के परिणाम को तय करने वाले ये 3 कारक, और उसी के साथ हमारा ये पाठ समाप्त होता है। हम उम्मीद करते हैं कि दोनों वीडियो देख करके आप इस पाठ के प्रति अपनी एक ठीक समझ कायम कर लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे हम लोग अगले चैप्टर में।